Certainly, I also don't want to be like Dr. Manmohan Singh. डॉक्टर रागिनी नायक ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन की एक वीडियो ट्वीट की है। ये वीडियो काफी पुरानी है, लगभग 1.5-2 साल पुरानी है, लेकिन इस वीडियो में निर्मला सीतारमन ये कह रही हैं कि मैं कभी भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसी नहीं बनना चाहूंगी। देखिए 1991 में इंडिया में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, उस वक्त देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने इस सिचुएशन को इतने अच्छे से हैंडल किया कि इंडिया की इकोनॉमी बर्बाद होने से बच गई। और आज के टाइम पे जो इकोनॉमी बहुत तेजी से डेवलप हो रही है, उसका क्रेडिट जो है वो मनमोहन सिंह को दिया जाता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जब देश में 1947 से 1977 तक और 1980 से 1989 तक देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस से थे, तो ऐसी क्या सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से 1991 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया? और वहीं पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी बच पाई? तो आगे बढ़ने से पहले आप निर्मला सीतारमन की ये वीडियो जरूर देखिएगा, फिर मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। Bothered, I'm not worried, but it is worth mentioning for this House's consideration. He says, I do not expect finance minister to be like Dr. Manmohan Singh. Certainly, I also don't want to be like Dr. Manmohan Singh. She is not a PhD from Oxford, not even like Chidambaram, who has got a management degree from Harvard. She's from our own JNU. But the problem is she's bereft of new ideas. सीधा मैं आ रही हूं सर। 1991 का फाइनेंशियल क्राइसिस और डॉक्टर मनमोहन सिंह की अचीवमेंट्स को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया में और वर्ल्ड में चल क्या रहा था उस वक्त, जिसकी वजह से 1991 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया। देखिए इसकी स्टार्टिंग होती है वर्ल्ड वॉर सेकंड से। वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट होता है 1939 में, जो खत्म होता है 1945 में। ये बेसिकली दो ग्रुप्स के बीच में था, जिसे हम एलाइड और एक्सिस ग्रुप कहते हैं। एक तरफ था ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर जैसी कंट्रियां, वहीं पर दूसरी तरफ था जर्मनी, जापान और इटली जैसी कंट्रियां। एट द सेम टाइम इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में चल रहा था फ्रीडम स्ट्रगल, जिसको हम फ्रीडम मूवमेंट्स भी कहते हैं, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट। और 1947 में इंडिया को मिल जाती है आजादी ग्रेट ब्रिटेन से। यहां पर आप ये मैप देख सकते हैं। इस मैप को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर पूरी दुनिया दो ग्रुप में डिवाइड थी। ये जो ब्लू एरिया आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम एलाइड ग्रुप, और ये जो रेड एरिया है, ये था एक्सिस ग्रुप। अब जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होता है तो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टेब्लिश किया जाता है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन और उसके कुछ ऑर्गन्स थे, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल, जनरल असेंबली, सेक्रेटेरिएट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वहीं पर आपको कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी मिलेंगे। उसी वक्त ब्रेटन वुड्स का एक एग्रीमेंट साइन होता है और यहां पर यह डिसाइड किया जाता है कि यूएस डॉलर की वैल्यू को हम डायरेक्टली लिंक करेंगे गोल्ड की वैल्यू से, और दुनिया में जितनी भी करेंसी है उनकी वैल्यू को हम डायरेक्टली लिंक करेंगे यूएस डॉलर से। और इसी तरीके से डॉलर अब बन चुका था ग्लोबल करेंसी। डॉलर का ग्लोबल करेंसी बनने से पहले दुनिया की जो ग्लोबल करेंसी थी वो था पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग इसलिए था क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन की कॉलोनीज वर्ल्ड वॉर से पहले पूरी दुनिया में फैली हुई थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद धीरे धीरे ये कंट्रियां आजाद हो जाती है और यहां पर डॉलर रिप्लेस कर देता है पाउंड को, और यहां पर डॉलर बन जाता है ग्लोबल करेंसी। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद दो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश किया जाता है। इसमें से आपका एक आईएमएफ है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दूसरा आपका वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ दुनिया में जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको देखता है, वहीं पर जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए फंड दिया जाता है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाता है। वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होता है 2 सितंबर 1945 को, लेकिन अब इस वॉर के बाद दुनिया में एक और नया वॉर स्टार्ट हो जाता है, जिसे कहते हैं कोल्ड वॉर, जो खत्म हुआ था 1991 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के साथ। ये बेसिकली एक आइडियोलॉजिकल वॉर था बिटवीन द कम्युनिस्ट एंड द कैपिटलिस्ट। आपने नोटिस किया होगा कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर यूएसएसआर और यूएसए एक साइड से लड़ रहे थे, बट इंटरनली कहीं ना कहीं उन दोनों का एक आइडियोलॉजिकल वॉर भी चल रहा था। 1945 में अमेरिका जैसे ही हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप करता है, पूरी दुनिया को पता चल जाता है अब अमेरिका के पास ऐसा वेपन आ गया है जिससे वो पूरी दुनिया को डोमिनेट कर सकता है। वहीं पर जो कम्युनिस्ट है उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि पूरी दुनिया में कैपिटलिज्म को कम्युनिज्म में बदल दे, और इसी वजह से यहां पर यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक नया वॉर स्टार्ट हो जाता है, इसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं। देखिए चाहे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो या वर्ल्ड वॉर सेकंड, वो लड़ा गया था यूरोप के अंदर। अब यहां पर यूरोप दो पार्ट में डिवाइड है, वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, वहीं पर आपका ईस्टर्न यूरोप कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, जो यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में है। यहां पर अमेरिका को धीरे धीरे डर लगने लगा कि अगर ये कम्युनिज्म फैलता रहा तो वो अमेरिका जैसी कंट्रियों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो इसके लिए अमेरिका एक प्लान लॉन्च करता है, इसको हम कहते हैं मार्शल प्लान। यानी कि अब ये जो वेस्टर्न यूरोप है इसको कुछ फंड देगा ताकि यहां पर जितना भी डिस्ट्रक्शन हुआ है वर्ल्ड वॉर की वजह से वो दोबारा से रीडेवलप कर सके, और वो कहीं ना कहीं अमेरिका के इन्फ्लुएंस में रहे। जिसको इंश्योर करने के लिए अमेरिका ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको हम कहते हैं नेटो,
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आपने देखा होगा कि ये जो पार्ट है ये अटलांटिक ओशियन है और इसको कहते हैं हम नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, इसको कहते हैं हम साउथ अटलांटिक ओशियन। तो यहां पर जो भी यूरोपियन कंट्री है, खासकर वेस्टर्न यूरोप की, उनके साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया नेटो। इनिशियली टोटल 12 फाउंडिंग मेंबर थे जो धीरे धीरे अब एक्सपेंड होकर काफी सारे हो गए हैं। कुछ ही टाइम में अमेरिका को रियलाइज हो गया कि सिर्फ नेटो से काम नहीं चलेगा, उन्हें धीरे धीरे और भी एरिया में अपने मिलिट्री अलायंस को एक्सपेंड करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो यूएसएसआर है वो धीरे 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 मेजर एरिया को कैप्चर कर लेगा, जो आने वाला एक पोटेंशियल एरिया हो सकता है, जिसके लिए अमेरिका ने एक और नई ट्रीटी बनाई जिसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी मेजर कंट्रीज आपको देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रियां इसमें मेंबर थी। सीटो के बाद एक और ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसको हम कहते हैं सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो, ताकि मिडल ईस्ट में यूएसएसआर का इंफ्लुएंस ना बढ़ सके, जिसके मेंबर थे पाकिस्तान, यूएसए, यूके, ईरान, इराक और टर्की जैसी कंट्रियां। यहां पर आप मैप में देख सकते हैं किस तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट को डोमिनेट किया गया था, ताकि यूएसएसआर और चाइना जैसी कंट्री का कोई भी इंफ्लुएंस मिडिल ईस्ट में ना बढ़ सके। यूएसएसआर को जैसे ही रियलाइज होता है कि अमेरिका ने जो वेस्टर्न यूरोप के साथ नेटो अलायंस बनाया है वो आने वाले टाइम में यूएसएसआर के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, तो यूएसएसआर ने भी एक नया पैक्ट बना लिया जिसको हम कहते हैं वार्सोवा पैक्ट। यहां पर आप ये मैप देख सकते हैं, यूरोप का मैप है जो डिवाइड है दो एरिया में, ये आपका ईस्टर्न यूरोप और ये आपका वेस्टर्न यूरोप। यहां पर नेटो बनाने का सबसे बड़ा एक रीजन ये भी था कि यहां पर आप देखेंगे कि जो यूएसएसआर है वो लैंड मास से कनेक्ट है। यहां पर आप देखेंगे ये यूएसएसआर है, ये आपका ईस्टर्न यूरोप है, ये वेस्टर्न यूरोप है और धीरे धीरे यूएसएसआर का इंफ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। तो आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि वो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज को भी कम्युनिज्म में कन्वर्ट कर दे। इसलिए अमेरिका का जो अलायंस है नेटो, उसकी एक फिलॉसफी है कि अगर किसी भी एक कंट्री पर अटैक होता है तो सभी कंट्री पर अटैक माना जाएगा, क्योंकि अमेरिका का यह मानना था कि अगर हम कंबाइन रहेंगे तो हम बचे रहेंगे, वरना अगर एक एक कंट्री पर धीरे धीरे यूएसएसआर अटैक करता रहा तो इस तरीके से वो पूरे यूरोप की कंट्रीज को कम्युनिज्म में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन इसी टाइम पर एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यह भी होता है कि इंडिया जैसी कंट्री मना कर देती है कि ना ही वो अमेरिका को ज्वाइन करेगी ना ही वो यूएसएसआर को ज्वाइन करेगी। इंस्टेड ऑफ दैट वो बनाएंगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि ना ही वो अमेरिका के साथ है ना ही वो यूएसएसआर के साथ है, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ है। जिससे उनको फायदा होगा वो उसके साथ डील करेंगे, उसके साथ रिलेशंस मेंटेन करेंगे, जो अमेरिका को कभी भी पसंद नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से अमेरिका पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्ट करता था, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी सीटो और सेंटो का मेंबर था। लेकिन वहीं धीरे धीरे यूएसएसआर वीक हो जाता है और 1991 तक आपको देखने को मिलेगा कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है और यूएसएसआर ब्रेक हो जाता है टोटल 15 कंट्रीज में। और ये 1991 वही टाइम है जिस टाइम पर इंडिया के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। अब बात करते हैं इंडिया की। 1947 में इंडिया को आजादी मिलने के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू यहां पे डिसाइड करते हैं कि हम इंडिया में क्लोज्ड इकोनॉमिक मॉडल को अडॉप्ट करेंगे, यानी कि हम बाहरी किसी कंपनी को आने नहीं देंगे। आज के टाइम में आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, आपको ये बहुत सारी कंपनियां मिल जाएगी, लेकिन उस वक्त डिसाइड किया गया था कि हम किसी भी बाहरी कंपनी को नहीं आने देंगे। दूसरी चीज थी, हमने एक सोशलिस्ट पैटर्न अडॉप्ट किया था जो बेसिकली यूएसएसआर का मॉडल था, यानी कि यहां पर हमने अमेरिकन कंपनीज को बैन कर दिया इंडिया में आने से, लेकिन वहीं पर जो इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट किया था वो यूएसएसआर का इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट किया था, जिससे अमेरिका बिल्कुल खुश नहीं था। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इंडिया ने डिसाइड किया हम नॉन अलाइंग मूवमेंट बनाएंगे, ना ही हम अमेरिका के साथ जाएंगे ना ही हम यूएसएसआर के साथ जाएंगे, हम नेशनल इंटरेस्ट की तरफ जाएंगे, यानी कि जहां पर इंडिया को फायदा हो रहा होगा हम उनके साथ ट्रेड करेंगे, उनके साथ रिलेशन बिल्ड करेंगे। क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया दो ब्लॉक्स में डिवाइड थी, एक यूएसएसआर का ब्लॉक था, एक यूएसए का ब्लॉक था। आधी कंट्रियां यूएसएसआर को सपोर्ट करती थी, कुछ कंट्रियां यूएसए को सपोर्ट करती थी। अगर इंडिया यूएसएसआर के साथ चला जाता तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जो इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करती, जो यूएसए के अलायंस में थी। अगर वहीं पर हम यूएसए के साथ चले जाते तो जो कंट्रियां यूएसएसआर के अलायंस में थी वो इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करती। इसलिए इंडिया ने चूज किया कि हम दोनों में से किसी के साथ नहीं जाएंगे, बल्कि अगर हमें दोनों से फायदा हो रहा है तो दोनों से ट्रेड करेंगे, अगर हमें दोनों से फायदा नहीं हो रहा तो हम उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। और इन्हीं जियोपॉलिटिकल चेंजेस के कारण आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत वेरी करता रहता था, जो धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि 1991 का फाइनेंशियल क्राइसिस में कन्वर्ट हो गया।
पहले ग्लोबल करेंसी पाउंड स्टर्लिंग थी, लेकिन अब यूएस डॉलर है, जिसकी वजह से मोस्टली कंट्रीज को अगर इंटरनेशनल ट्रेड करना है तो फॉरेक्स रिजर्व रखना पड़ेगा। अब मैं आपको इसको थोड़े से एग्जांपल के साथ समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने 100 रुपए का इंपोर्ट किया है, लेकिन आपने एक्सपोर्ट किया है 80 रुपए का, तो यहां पर क्या होगा, आपके 100 में से 80 माइनस हो जाएंगे। अब आपको बाहर किसी को जो देने हैं वो कितने रुपए देने हैं, 20 रुपए देने हैं। अब ये 20 रुपए मतलब ये 20 डॉलर की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट आप डॉलर्स में करेंगे। तो ये डॉलर आएगा कहां से, ये आएगा आपके फॉरेक्स रिजर्व से। आपके इस फॉरेक्स रिजर्व के अंदर ये डॉलर्स होने चाहिए, तभी आप इस फॉरेक्स रिजर्व से निकालकर इस डॉलर की पेमेंट करेंगे। यहां पर आप अपोजिट कर दीजिए, आपने क्या काम किया, 80 रुपए का एक्सपोर्ट किया, 100 रुपए का, मैं रुपए जब बोल रहा हूं तो डॉलर को समझिएगा यहां पे, तो 100 का आपने एक्सपोर्ट किया, तो यहां पर क्या होगा, 20 आपका सरप्लस हो जाएगा। ये सरप्लस कहां चला जाएगा, आपके फॉरेक्स रिजर्व में। और ऐसे ही सरप्लस सारा का सारा धीरे धीरे क्या होता है, फॉरेक्स रिजर्व में चला जाता है। लेकिन वहीं पर अगर ये डेफिसिट हो जाता है, यानी कि कमी पड़ जाती है, जैसे यहां पर 20 की कमी पड़ी, तो यहां से निकालकर वो पेमेंट करनी पड़ती है। अगर आप ये 1990s का ट्रेड डेटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे और एक्सपोर्ट कम कर रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया का जो है डेफिसिट बन रहा था। और मैंने जैसे अभी बताया कि डेफिसिट की पेमेंट फॉरेक्स रिजर्व से की जाती है। यहां पर आप ये न्यूज आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते का फॉरेक्स रिजर्व बचा था, कि हम 3 हफ्ते की पेमेंट कर सकते थे। उसके बाद की पेमेंट डिफॉल्ट होना स्टार्ट हो जाती, जो अल्टीमेटली इंडिया पर बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता। फिर इकोनॉमिक रीजंस होते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता, आपका महंगाई होती, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या काम किया, यहां पर आईएमएफ से रिक्वेस्ट की कि हम आपको गोल्ड दे रहे हैं, आप हमें गोल्ड लोन दे दीजिए। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आईएमएफ उनको लोन जो है वो डॉलर्स में देता, और ये डॉलर कहां पर जाता, फॉरेक्स रिजर्व में चला जाता, और फॉरेक्स रिजर्व से आप फिर पेमेंट कर सकते थे। लेकिन यहां पर आईएमएफ ने कुछ कंडीशंस पुट कर दी। आईएमएफ ने यह बोला कि हम आपको लोन तभी देंगे जब आप अपने यहां पर एलपीजी की पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे, यानी कि अपनी मार्केट को लिबरलाइज करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे और ग्लोबलाइज करेंगे। यानी कि जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्लोज्ड इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट किया था, अब आपको अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा। यहां पर तभी जाकर वो आपको पैसा देंगे, तभी आपको गोल्ड लोन देंगे। अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में जो सबसे बड़ा शेयर है वो यूएसए का है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इनको जो कंट्रोल कर रहा था, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को, वो ज्यादातर अमेरिका कर रहा था। और अमेरिका को मोस्टली दुनिया की जो इकोनॉमी है, दुनिया की जो मार्केट है, उसका एक्सेस चाहिए था, और खासकर इंडिया का। और इंडिया अभी तक उनको अपना एक्सेस प्रोवाइड नहीं करा रहा था। तो यहां पर इनडायरेक्टली इंडिया पर कंडीशंस पुट कराता है अमेरिका कि इंडिया को लोन तब देगा जब वो इंडिया की मार्केट को ओपन कर देगा। और यहां पर इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की मजबूरी बन गई कि उनको इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो लोन नहीं मिलता, और लोन नहीं मिलता तो हमारी बहुत सारी पेमेंट डिफॉल्ट होने लगती, और धीरे धीरे आपको देखने को मिल सकता था कि इंडिया की इकोनॉमी बर्बाद हो जाती। यहां पर बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे थे कि अगर आपने एलपीजी की पॉलिसी को अडॉप्ट किया तो इंडिया की इकोनॉमी और ज्यादा खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आप डेटा देखें 1990 से 2000 का, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक्चुअली इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई। यहां पर धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया का जो ट्रेड है दुनिया में वो बढ़ने लगा, इंडिया की जीडीपी बढ़ने लगी, इंडिया ग्रो करने लगा। लेकिन मैं अब आपको एक चीज बता दूं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इंडिया में इकोनॉमी ना बचती अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह ना होते, अगर वो एलपीजी इंप्लीमेंट ना करते। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एलपीजी जो आइडिया था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का नहीं था, वो आईएमएफ का था। मजबूरी बन गई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की कि उसको इंप्लीमेंट करना। लेकिन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्रेडिट दिया जाता है उसका रीजन एलपीजी नहीं है, यानी कि वो पॉलिसी नहीं है, उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का तरीका है। वो कैसे, देखिए सेम चीज क्या हुई थी 1991 में इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, वहीं पर आपका यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, यानी कि यहां पर एक नई कंट्री बनी थी रशिया। अब यहां पर रशिया का जो कम्युनिस्ट मॉडल था इसको शिफ्ट करना था धीरे धीरे थोड़ा सा कैपिटलिस्ट की तरफ। तो यहां पर आईएमएफ ने एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया उनको, शॉक थेरेपी, और इंडिया को प्रोवाइड कराया एलपीजी। तो दोनों में अंतर क्या था, दोनों में अंतर यह था कि दोनों काइंड ऑफ सिमिलर थे, लेकिन अंतर यह था कि उनको इंप्लीमेंट किस तरीके से किया गया। शॉक थेरेपी में क्या किया गया, इकोनॉमी को एकदम से ओपन कर दिया गया, सारे एकदम से ट्रांजिशन कर दिए गए, ड्रास्टिक चेंजेस कर दिए गए।
लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। इंडिया आज भी इसको एलपीजी को इंप्लीमेंट कर रहा है और स्लोली स्लोली इंप्लीमेंट किया, जिसकी वजह से रशिया की इकोनॉमी आप देखेंगे 2000 तक बहुत ज्यादा बर्बाद हो गई थी 10 साल के अंदर, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी सरवाइव कर गई। इंडिया की इकोनॉमी में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर जो मनमोहन सिंह ने इसको इंप्लीमेंट किया था वो बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया था, और वहीं पर रशिया में आप देखोगे तो बहुत जल्दीबाजी में उसको इंप्लीमेंट कर दिया, जिसकी वजह से इकोनॉमी बर्बाद हो गई। अब मैं आपको बताता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे और उनको रिमोट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। आप यहां पर जितनी भी पिक्चर है आप देख सकते हैं, सोनिया गांधी उस टाइम पे पार्टी प्रेसिडेंट थी, लेकिन जब भी आप किसी भी कंट्री के लीडर से मिलते हैं, आप कोई मेजर डिसीजन लेते हैं, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी का इंसान नहीं लेगा, वो देश का प्राइम मिनिस्टर लेगा। और आप ऐसी मीटिंग्स में देखेंगे हर जगह आपको सोनिया गांधी मिलेगी और मनमोहन सिंह सिर्फ साइड में बैठे हुए मिलेंगे, और इसी कारण से उनको रिमोट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। इसीलिए उनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो थे तो प्राइम मिनिस्टर, लेकिन एक्चुअली में उनकी जगह जो रियल प्राइम मिनिस्टर थी वो सोनिया गांधी थी, इसलिए उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। आपके क्या व्यूज है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियोस आती रहेगी, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।